वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है बिहार झारखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ रजनी से। शुरुआत झारखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोड्डा के कार्यक्रम में समापन होने के बाद अचानक देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया और प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट उद्घाटन स्थल के कार्यों को भी देखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मौके पर कहा कि 12 जुलाई को एयरपोर्ट उद्घाटन होना है, इसको लेकर वो देवघर पहुंचे हैं और तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम सफल रहे, इसके लिए कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया गया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 जुलाई को श्रावणी मेला भी शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। वैश्विक महामारी के बीच 2 साल तक मेले का आयोजन नहीं हो सका, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है और सभी चीजों को सामान्य करने के लिए झारखंड सरकार कोशिश कर रही है। आपको पता है कि यहाँ पर 12 तारीख का एक कार्यक्रम भी है जी, और इसकी जानकारी हम सब लोगों को है। और अभी हम गोड्डा में कार्यक्रम कर रहे थे, फिर थोड़ा इधर जो यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं उसको भी थोड़ा हम देखने की कोशिश की, उसी को लेकर यहाँ भी हम आए हैं। मुझे लगता है तैयारी समय अनुसार पूरी हो जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा वासियों को कई सौगात दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा में 251 योजनाओं की आधारशिला रखी, 17 योजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। कोरोना महामारी के समय बच्चों की शिक्षा में बहुत नुकसान हुआ। हमारी सरकार सभी जिलों में मॉडल स्कूल बनाने का काम कर रही है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों की तरह सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सरकार इसे आगे ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर तक ले जाने की तैयारी कर रही है। और अब खबर झारखंड की राजधानी रांची से, जहां केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना का राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से साल 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचे, इस पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला में विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि लक्ष्य कठिन है, लेकिन 21% तक लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राज्य पर लगा योजनाओं में पिछड़ने का कलंक हमको मिलकर मिटाना होगा। बहरहाल चालू वित्त वर्ष 2022-23 में झारखंड के 22 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और राज्य के 61 लाख से ज्यादा घरों तक योजना पहुंच चुकी है। लक्ष्य निरंतर बढ़ता जा रहा है। पहले 59,23,000 घरों तक हमें शुद्ध पेयजल पहुंचाना था, आज वो लक्ष्य बढ़कर 61,21,000 हो गया और अभी हम 21% ही हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं। लेकिन हम आपको ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारे विभाग के सचिव महोदय के साथ साथ पूरी टीम, चाहे अभियंता प्रमुख हों या हमारे कनीय अभियंता और सारे संवेदक, एक परिवार के रूप में और जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है और इसका भी एक निश्चित समयावधि है, 2024 के मार्च तक हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। गुमला के जिला मुख्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें बीजेपी जिला समिति के कई सदस्यों ने, साथ ही राज्यसभा सांसद समीर उरांव, पूर्व विधायक कमलेश उरांव और शिव शंकर उरांव के साथ ही विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दिनेश उरांव समेत कई लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधान पार्षद प्रवीण सिंह शामिल हुए। सभी लोगों ने कहा कि बीजेपी एक विचारों की पार्टी है जो हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास की चिंता करती है। कहीं कोई ना टिप्पणी हो सकता है, ना कुछ नहीं हो सकता है, बहुत अच्छा है। और यहाँ तक कि ममता बनर्जी जिस प्रकार से जो हमारे विरोधी है, उन्होंने भी कहा कि मुझे भी पहले पता होता कि
कितना अच्छा जो है विद्वान है। जो विचार पूरे देश में चल रहा है, ये किसका प्रेरणा है, कहां से ये विचारधाराएं चली है? अब ये परिवर्तन की लालसा है। अगर सही संगठन के साथ हम चलेंगे तो सही दिशा में हम लेके जाएंगे, और गलत संगठन के साथ चलेंगे तो यही क्रांति और यही परिवर्तन हमको दिखते हैं। कभी कभी हम गांव में, आप थोड़ा सा याद कीजिए, गांव में सारे हमारे रिश्तेदार हुआ करते थे। जब हम गांव में रहते थे, कोई हमारा काका हुआ होता था, कोई हमारा दादा होता था, कोई हमारा नाना होता था, किसी को नाम से नहीं पुकारते थे, हर कोई हमारा रिश्तेदार हुआ करता था। आज तो गांव में भी रहने वाले हर व्यक्ति कहीं न कहीं अजनबी नजर आ रहा है। खबर गढ़वा से है, जहां पर एक सरकारी स्कूल में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों के दबाव पर प्रार्थना गीत बदले जाने के मामले ने मंगलवार को तूल पकड़ लिया। आपत्ति के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए पुराने तौर तरीके से प्रार्थना शुरू कराई है। लेकिन इस प्रार्थना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर स्कूल को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों और किसने की? कहीं से भी कोई सच्चाई नहीं है। आप जिस गांव की बात कर रहे हैं, जिस पंचायत की बात कर रहे हैं, गढ़वा जिला मुख्यालय से सटा हुआ पंचायत है, कोरवाडी पंचायत, और वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है। और सीधे सीधे अगर कोई इस पर दोषी है, जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं या वहाँ के शिक्षक हैं, अगर ये मामला 4 साल पहले से चला आ रहा था और ऐसी कोई भी ऐसे शरारती तत्व जाकर, कहीं असामाजिक तत्व जाकर उन्हें इसके लिए बाध्य कर रहे थे, तो उसके लिए इन्हें वरीय पदाधिकारियों को, वहाँ के डीएससी को, प्रबंधन समिति को, वहाँ के उपायुक्त को, राज्य के शिक्षा निदेशक को इसकी सूचना देनी चाहिए थी। 4 साल से वो कह रहे हैं कि 4 साल से ये चल रहा था, तो 4 साल से कौन इसके लिए जिम्मेदार है? वो सबसे पहले शिक्षक जिम्मेदार है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हेमंत सरकार तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के आधार पर चल रही है और इसका परिणाम और दुष्परिणाम अब पूरे राज्य में दिख रहा है। गढ़वा के जो स्कूल में हुआ वो कोई पहली घटना नहीं थी। यहाँ तो हिंदू फल दुकान लिखने वालों पर मुकदमा करके जेल भेज दिया जाता है और अधिकारी खुलेआम कहते हैं मैं मुस्लिम अधिकारी हूँ और ये गठबंधन मुस्लिम वोटों से ही जीती है। तो ये तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकार है। और गढ़वा के जो स्कूल में हुआ, जहाँ मुस्लिम युवकों ने धमका कर प्रिंसिपल से भाषा को बदलवा लिया, प्रार्थना को बदलवा लिया और हाथ जोड़कर जो प्रार्थना करने की पद्धति थी, जो गाइड बुक है इनका, उसमें भी यही सिखाया गया है, उसको भी इन्होंने रोक लगा दी। आया कि ऐसा मुस्लिम समाज के लोग कहा जा रहा है जो पेपर में पढ़े, तो हम हर तरफ है। ये हमारा गांव जो गंगा जमुना की जो तहजीब है, हमारा कोरवाडी जो पंचायत में जो हिंदू मुसलमान के जो चट्टानी एकता है, जो हम लोग आज तक जो पूर्वज लोग निभाते आए हैं, हमारा मंदिर और मस्जिद की दूरी जाके देख लीजिए 50 फीट पर है। हम लोग के आज तक किसी दिन नहीं हुआ। तो स्कूल के प्रार्थना और दुआ से हमारा गाँव ऐसा थोड़ी होने देंगे। अगर ऐसा कोई बीच में कोई शिक्षक या कोई समुदाय के द्वारा अगर बोला गया है तो उसको हम चिन्हित करने का काम करेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची रिम्स में राज्य की पहली जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का उद्घाटन किया। साथ ही जेनेटिक विभाग की भी शुरुआत की। करीब 1 साल लंबे इंतजार के बाद रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का उद्घाटन किया गया है। अब इसके जरिए विभिन्न तरह के संक्रमण और कोरोना के विभिन्न वेरिएंट की जांच हो सकेगी। साथ ही जेनेटिक विभाग की शुरुआत हो जाने के बाद रिम्स में कई तरह के वायरस और बीमारियों पर शोध हो सकेगा। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का संचालन भी इसी विभाग के अंतर्गत होगा। अभी तक नए वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल भुवनेश्वर की लैब में भेजे जाते थे, जिससे रिपोर्ट आने में देर लगती थी। वहीं इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की शुरुआत हो जाने से स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन होगा और हम बेहतर इलाज करने में सक्षम हो जाएंगे। उसी वक्त हम लोग के निर्देशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी भी आ गए, जो रिसर्च में, एकेडमिक के रिसर्च में काफी इनको दक्ष है और ये करते भी हैं। उन्हीं की सोच की वजह से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के ये सोच था कैसे हम अपने झारखंड में इस मशीन को लाए कि हमको किसी और राज्य की ओर देखना नहीं पड़े। केवल आज जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का शुभारंभ नहीं हो रहा है, बल्कि एक पूरे डिपार्टमेंट का भी शुभारंभ हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड जीनोम्स
पूरा डिपार्टमेंट का सृजन हुआ है। नए इनोवेशन के साथ नई व्यवस्थाओं को हम लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। हजारीबाग पुलिस ने शहर के सबसे व्यस्त मार्ग झंडा चौक से लेकर गोला रोड तक ट्रैफिक कंट्रोल अभियान चलाया। इसी दौरान सड़क के किनारे गलत तरीके से पार्क किए वाहनों का चालान किया गया, जिसके चलते लोगों से लाखों रुपए की राशि वसूली गई। साथ ही डीटीओ विजय कुमार ने जनता से अपील की, जिसमें उन्होंने कहा कि शहर के व्यस्त सड़क के किनारे गलत तरीके से वाहनों को पार्क ना करें। गलत तरीके से वाहन पार्क करने पर उनका चालान किया जाएगा और ट्रैफिक जाम की समस्या शहर में बनी रहेगी। डीटीओ ने कहा कि शहर में ट्रैफिक सुधार के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, जिसके चलते शहर के सभी मार्गों पर अभियान चलाया जा रहा है। लॉकर सिस्टम, व्हील लॉक करने का सिस्टम जो है आज से हम लोग लागू किए हैं और हम आमजनों से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जो सड़क के किनारे जो बाउंड्री लाइन है उस बाउंड्री लाइन के अंदर ही वाहन को लगाएं, उसके बाहर ना आने दें। उससे बाधा उत्पन्न होती है जो वाहन आने जाने वालों में, इसलिए अनुरोध पूर्वक करना है। हजारीबाग में एक अस्पताल में गर्भवती महिला की जान चली गई। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण आजन्मे बच्चे के साथ मां की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मंगलवार को गर्भवती महिला को वार्ड में भर्ती करवाया गया था, जहां 5 बजे की जगह 6 बजे की झूठी स्लिप बनाकर मां बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। दोनों की मौत के बाद सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने संज्ञान लेते हुए तत्काल टीम गठित कर जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी क्रम में सिविल सर्जन एसपी सिंह ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इस तरह की खबर तो को मिली है कि जाट की एक महिला रेफर होकर के आई अस्पताल में। सूचना इस तरह की मिली है कि उस वक्त चिकित्सक नहीं थे। महिला सीरियस हो जाती है, उसके बाद मौत हो जाती है। बहुत ही हम लोग चिकित्सकों के लिए बहुत एक दर्दनाक घटना है और इस विषय पर हमारी डीसी महोदया ने भी संज्ञान लिया। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। पीटी उषा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई हैं। इलिया राजा भी राज्यसभा के लिए मनोनीत। विजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र हेगड़े भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं। पीटी उषा भारतीयों के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए ये शब्द कहे हैं। इलिया राजा ने कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है। प्रधानमंत्री ने उनकी भी तारीफ की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी है। तो देश के लिए जिन खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है, उषा की बात की जाए, पीटी उषा की, तो उनका नाम भी बहुत आगे और सबसे आगे लिया जाता है। महिलाओं की वो प्रेरणा स्रोत रही हैं। उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। विजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र हेगड़े भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं। पीटी उषा भारतीयों के लिए प्रेरणा है, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा। इलिया राजा ने कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया और सभी को बधाई दी। और अब रुक करते हैं बिहार की खबरों का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अस्पताल में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की जानकारी ली। बता दें कि लालू प्रसाद को आज शाम बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा है, जिससे कि उससे पहले नीतीश कुमार ने अपने छात्र दिनों से ही कभी सहयोगी तो कभी विरोधी रहे लालू यादव से मिलकर उनकी तबीयत की जानकारी ली है। साथ ही उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। लालू यादव से मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले से उनकी तबीयत में बहुत सुधार है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी थी उसके बारे में
समाचार पत्रों में खबर थी और उसी दिन हमने इनसे बात करके बात कर लिया था और फिर यहाँ लाना पड़ा और यहाँ के बारे में भी सारी जानकारी रखी थी। ये हो रहा था। आज तो हम देखने भी आए हैं, पहले से स्थिति बेहतर है, लेकिन ये बहुत अच्छा चीज़ है कि एक बार दिल्ली में जा करके फिर सब टेस्ट करा लेंगे, बहुत अच्छा होगा। तो आज दिल्ली जाएंगे और सब तरह का टेस्ट कराएंगे और हम लोगों से ही भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी पूरे तौर पर आपके पुराने मित्र रहे हैं। हमारे तो बहुत पुराने सब आज के लोग अपना यंग एज से ही सब साथी। सरकारी खर्चे पर होगी सर, सरकारी खर्चा भी करेगी वो तो करेगी ही, वो तो उनका अधिकार है ना। खबर रोहतास के राजपुर से है, जहां रोहतास के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई विद्यालयों में शिक्षक की भूमिका निभाते हुए देखा गया। वहीं जिले के राजपुर में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में नीचे दरी पर बैठकर बच्चों के साथ मिड डे मील भी खाया। बता दें कि इन दिनों रोहतास जिले में विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर विभागीय और प्रशासनिक अधिकारी विद्यालयों में समय दे रहे हैं और औचक निरीक्षण कर रहे हैं। ब्लॉक जो सेलेक्ट होता है, ब्लॉक के जितने भी पंचायत है वहाँ पे जांच दल गठित होता है और सभी का जांच किया जाता है। तो उसी में जो है राजपुर ब्लॉक के जो 8 पंचायत हैं उनका जांच हुआ। जांच में जो है विद्यालय, नल जल, आंगनवाड़ी और 7 निश्चय के स्कीम और भी वहाँ के जो स्कीमें उनको दिखाई दी, उनका जाँच किया गया। जांच में नल जल में समस्याएं देखी गई और नल जल की समस्याओं के ऊपर जो है संबंधित जहां भी डिफ़ॉल्टर हैं उसके ऊपर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। विद्यालय मिड डे मील की भी जांच की गई है। मिड डे मील का कार्य मोटा मोटी संतोषजनक है, कहीं कहीं सुधार का आवश्यकता है। औरंगाबाद में बालू के अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जिला प्रशासन को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार वारुण सोन नदी क्षेत्र के कई बालू घाटों पर औरंगाबाद पुलिस प्रशासन ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में अवैध तरीके से बालू का खनन करते हुए 40 से ज्यादा की संख्या में ट्रक समेत अन्य छोटे और बड़े वाहनों को पिपलोन को जब्त किया गया है। वहीं प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई के बाद जो बालू माफिया हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। अवैध बालू के खिलाफ प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। कई बालू घाटों पर कार्रवाई की गई है और 40 से ज्यादा बालू से भरे ट्रक छोटे बड़े जो है वो जब्त किए गए हैं। लगातार प्रशासन अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहा है। कई बार इस तरीके की शिकायतें भी मिली गई हैं। कई घाटों पर अवैध तरीके से बालू का खनन हो रहा है और उन शिकायतों के बाद प्रशासन सख्त हो गया है।